मेरे प्यारे बच्चों, आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम कूलाम्स लॉ। तो आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? आज बच्चों हम कूलाम्स लॉ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या पढ़ेंगे आज? कूलाम्स लॉ। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि ये कूलाम्स लॉ हमारा कहाँ यूज होता है। तो बेटा हमने देखा था कि सेम नेचर के चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, सेम नेचर के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट नेचर के चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अट्रैक्ट करेंगे। अब जी सेम नेचर के चार्ज एक दूसरे को कितने फोर्स से रिपेल करेंगे और अपोजिट नेचर के चार्ज एक दूसरे को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, तो उस फोर्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक लॉ है जिसका नाम है कूलाम्स लॉ। तो जो कूलाम्स लॉ है बच्चों, इसका जो यूज है, इट इज यूज्ड टू फाइंड इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेज। तो हम कह सकते हैं इसका क्या यूज है बेटा? इसका यूज टू फाइंड इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेज। चार्ज के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको फाइंड करने के लिए हम कूलाम्स लॉ का यूज करते हैं। प्यारे बच्चों, कूलाम्स लॉ एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है और ये एक पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। अब हम सीखेंगे कि कूलाम्स लॉ होता क्या है। तो देखो ध्यान से बेटा, हमने मान लिया हमारे पास दो चार्ज हैं, एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज हमारा Q2 है। बेटा हमने क्या माना, एक चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज Q2। Q1 चार्ज को मान लिया चार्ज 1, Q2 चार्ज को मान लिया चार्ज 2। इनके सेंटर टू सेंटर जो सेपरेशन है वो R है। इस चार्ज 1 पे इस चार्ज 2 की वजह से फोर्स लगेगा इधर। इस फोर्स को हमने नाम दे दिया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इस चार्ज 2 पे इस चार्ज 1 की प्रेजेंस की वजह से फोर्स लगेगा, फोर्स रिपल्सिव होगा क्योंकि दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं। इस फोर्स को हम कह सकते हैं फोर्स ऑन 2। कौन से चार्ज पे लग रहा है? 2 पे। किसकी वजह से? पहले चार्ज की वजह से। तो ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो बेटा कूलाम्स ने हमें क्या बताया? एक्सपेरिमेंटल लॉ है, सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटली निकल के आएंगी कि जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जो फोर्स होता है बेटा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। जो फोर्स होता है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। तो बेटा मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो फोर्स है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पे अपॉन आर स्क्वायर। तो बेटा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अरे बचपन से पढ़ते आए हैं, प्रोपोर्शनल भगाएंगे कांस्टेंट लेके आएंगे। तो हमने इस प्रोपोर्शनल को भगाया, एक कांस्टेंट लेके आए तो कांस्टेंट आ गया K। तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो बेटा हमने क्या सीख लिया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है हमारा, जो कूलाम्बिक फोर्स है बेटा, उसका जो फॉर्मूला है वो K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ जो K है हमारा, K कूलाम्स कांस्टेंट है। K क्या है हमारा? K हमारा कूलाम्स कांस्टेंट, या इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। बेटा इस कूलाम्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटली निकल के आती है 9 × 10⁹। इसकी यूनिट बेटा हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इतनी बात समझ में आती है आपको? ये जो K है प्यारे बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर।
ये क्या है बेटा, ये हमारा एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट। मेरे प्यारे बच्चों, इस एप्सिलॉन नॉट को हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बेटा मैंने बताया कि इस के की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये जो के की वैल्यू है बेटा, ये फ्री स्पेस के लिए या एयर के लिए या वैक्यूम के लिए है। इतनी बात समझ में आती है बेटा। तो एप्सिलॉन नॉट को हमने क्या कहा है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बेटा इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाली। एप्सिलॉन नॉट को हम लिख सकते हैं 1/4πk। बेटा 4π कांस्टेंट है, के की वैल्यू हमें पता है, तो कैलकुलेट करने पे हमने देखा कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारी निकल के आई 8.85 × 10⁻⁻12। यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बेटा सारे बच्चों को ये सारी बातें समझ में आती हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम? अगर हम फोर्स और आर में ग्राफ बनाना चाहें तो फोर्स और आर में ग्राफ भी बना सकते हैं बेटा। हमें पता है कि जो फोर्स है हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ आर पे। तो बेटा ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। हमें पता है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे बेटा। सबसे पहले तो देखेंगे हम कि ये जो फोर्स है बेटा, ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है। बेटा क्या देखा हमने कि ये जो फोर्स है हमारा, ये क्या कर रहा है? न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ। अगर ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है प्यारे बच्चों, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर भी बना रहा होगा। क्या बना रहा होगा? ये एक्शन रिएक्शन पेयर भी बना रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर। अगर ये एक्शन रिएक्शन पेयर बना रहा है तो एक्शन रिएक्शन पेयर कैसे बना रहा होगा? मान लो बेटा ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो R है। इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है, इस पे जो फोर्स लग रहा है इधर लग रहा है। ये एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहे हैं। लेकिन बेटा इसकी वजह से इस पे फोर्स ऐसे भी तो लग सकता है और इसकी वजह से इस पे फोर्स ऐसे भी लग सकता है। इस टाइप के एक्शन रिएक्शन पेयर पॉसिबल है क्या? बेटा ये एक्शन रिएक्शन पेयर तो बनाता है लेकिन इस टाइप के एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बनाएगा। तो ये जो इनकम्प्लीट है बेटा, एक्शन रिएक्शन पेयर तो हम कह सकते हैं बना रहा है, लेकिन साथ में हमें ये भी कहना पड़ेगा कि यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो कैसे लग रहा है? अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ चार्जेज। तो बेटा हम कह सकते हैं बच्चों कि यहाँ जो फोर्स एक्ट करेगा वो कैसे एक्ट करेगा? अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ चार्जेज। बेटा फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ चार्जेज। ध्यान रखना बेटा, यहाँ जो फोर्स एक्ट करेगा वो हमेशा कैसे एक्ट करेगा? अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ चार्जेज एक्ट करेगा। इसके बाद बेटा हमें और क्या देखना है आगे? कुछ इंपॉर्टेंट बात और देखेंगे इसकी, कि जो फोर्स होता है बेटा ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। ये फोर्स किसके लिए वैलिड होता है? पॉइंट चार्ज के लिए। तो बेटा मैं कह सकता हूं इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेज। ये फोर्स किसके लिए वैलिड है? फोर्स हमारा पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। तो बेटा मैं कह सकता हूं इट इज एक्सपेरिमेंटल लॉ। और मैं कह सकता हूं ये एक सेंट्रल फोर्स है। इट इज सेंट्रल फोर्स। अरे हमें पता है बच्चों कि जो फोर्स सेंट्रल होता है वो हमेशा कंजर्वेटिव भी होता है। उस फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हमें तो पता है जो सेंट्रल फोर्स है तो कंजर्वेटिव भी होगा, कंजर्वेटिव है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी को भी हम आगे जाकर के डिफाइन करेंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूं? अरे मैं लिख सकता हूं कि इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स है ये? कंजर्वेटिव फोर्स है।
और बेटा इंपॉर्टेंट बातें हमने क्या सीखी इसमें, हम कह सकते हैं कि जो हमारा कूलाम्स लॉ है, जो हमारा कूलाम्बिक फोर्स है, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो सेंट्रल फोर्स भी है, जो कंजर्वेटिव फोर्स भी है प्यारे बच्चों, ये किस पे डिपेंड करता है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। तो मैं कह सकता हूं इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। तो बेटा पहले आप इसको छापें प्रॉपरली, आलसी बच्चे बेटा स्क्रीनशॉट लें और बाकी बच्चे इसको प्रॉपरली नोट करें। तो इसकी बहुत सारी चीज़ें हमने सीख ली बेटा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? जिस बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करके हमें बताए। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा कि यहाँ जो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा किसके बराबर होगा, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। यहाँ ये जो फोर्स हैं इक्वल एंड अपोजिट हैं, बस मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं लेकिन डायरेक्शन में क्या होंगे, अपोजिट होंगे बेटा। तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू को मैं लिख सकता हूँ माइनस फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। कोई प्रॉब्लम प्यारे बच्चों? इसके बाद हम आगे चलेंगे। इसके बाद हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ देखेंगे। नोट करें प्रॉपर। इसके बाद हम क्या देखेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो बेटा आप हेडिंग डाल सकते हो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है बेटा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, बड़ी आसान तरीके से, बड़े आराम से, तसल्ली से सीखेंगे बेटा। आप देखते चले वीडियो। बेटा ये Q1 चार्ज था और ये Q2 चार्ज है। इस चार्ज को मैंने कहा चार्ज 1, इस चार्ज को मैंने कहा चार्ज 2। दोनों के सेंटर टू सेंटर जो सेपरेशन है उसको हमने कह दिया R। बेटा इस Q1 पे जो फोर्स लगेगा वो Q2 की वजह से लगेगा, और फोर्स किधर लगेगा बेटा, इधर लगेगा, रिपल्सिव। इस फोर्स को हम कह सकते हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, क्योंकि ये पहले वाले चार्ज पर लग रहा है। और कौन से वाले चार्ज की वजह से लग रहा है, दूसरे वाले चार्ज की वजह से। इस वाले चार्ज 2 पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। इस पे फोर्स लग रहा है दूसरे वाले पे, किसकी वजह से, पहले वाले की वजह से। अगर हम फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन के मैग्नीट्यूड को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन बेटा मैग्नीट्यूड लिखना तो हम पहले ही सीख चुके हैं। अरे हमें तो क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है इस कूलम्ब्स लॉ को। वेक्टर फॉर्म का मतलब है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। बेटा ये मैग्नीट्यूड तो हमने लिख लिया फोर्स का, हमें डायरेक्शन और चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको सिखाया है कि जब भी फिजिक्स में आपको डायरेक्शन चाहिए तो आप क्या करो, एक यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करो। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, हम एक यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यूनिट वेक्टर कौन सा वाला यूनिट वेक्टर देखते हैं। मुझे कहाँ पहुंचना है, मैं यहाँ से चल रहा हूं, मैं यहाँ पहुंच रहा हूं। तो बेटा इसका जो पोजीशन वेक्टर है इसको मैं लिख सकता हूं कहाँ पहुंचना है, मुझे 2 पे, कहाँ से, 1 से। तो बेटा यहां से यहां तक का जो पोजीशन वेक्टर है उसको हमने लिख लिया R21 वेक्टर। 2 का मतलब बेटा क्या है, 2 पॉइंट पे हम पहुंच रहे हैं, ये फाइनल पॉइंट है। और 1 का मतलब क्या है, जो इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से बेटा हम चलना स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ एक R21 के यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटा मान लो हमारे पास कोई एक ए यूनिट वेक्टर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अरे सिखाया है 11th में, इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। सिमिलरली R21 का जो यूनिट वेक्टर है इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे R21 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर, जो R के बराबर ही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, इसको हमने क्या लिख लिया, K Q1 Q2
r21 वेक्टर, नीचे प्यारे बच्चों क्या हो गया, नीचे हो गया हमारे पास r21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का q। कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। तो बेटा हमने फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 को वेक्टर फॉर्म में दो तरीके से लिखना सीख लिया। एक तो ये वाला तरीका है, सेकंड मेथड हमारा ये वाला है। सिमिलरली प्यारे बच्चों, हम फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 को क्या लिखेंगे बताओ। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 को लिख सकते हैं हम KQ1 Q2 R12 वेक्टर डिवाइडेड बाई R12 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का Q। कोई प्रॉब्लम? आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक स्टेप ऊपर, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू KQ1 Q2, नीचे बेटा R², ऊपर हमारा R12 वेक्टर के यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई। तो सारे बच्चों को बेटा ये बात समझ में आई। तो दो तरीके से हमने कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना सीख लिया। कोई प्रॉब्लम? सिंपल सी बात करी है। देखो सिंपल फॉर्मूला, सिंपल डेरिवेशन कराया है। यहाँ 2 1 आ रहा है तो यहाँ भी 2 1 आ रहा है, यहाँ 1 2 आ रहा है तो यहाँ भी 1 2 आ रहा है। तो इस फॉर्मूले को आप आसानी से लर्न कर सकते हो। अब इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में देखेंगे बेटा। पहले इन तरीकों को आप प्रॉपर्ली नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें आलसी, और बाकी बच्चे प्रॉपर्ली नोट्स बनाएं। आपको पता है मैंने सिखाया है कि सबसे बढ़िया नोट्स कौन से होंगे, जो अपने हाथ से बनाए जाएंगे। छाप लिया होगा छापने वालों ने। इसके बाद इस वेक्टर फॉर्म को हम किस में सीखेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में। वो तीसरा मेथड है बेटा कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म में लिखना। तीसरी तरीके से सीखेंगे अब हम। प्यारे बच्चों, ये हमारा Q1 चार्ज है, ये हमारा Q2 चार्ज है। ये चार्ज 1 और ये चार्ज 2, ये ओरिजिन है बेटा। Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 है, और Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो R2 है। कोई प्रॉब्लम? बेटा Q1 और Q2 के बीच का सेपरेशन हमें नहीं पता। हमने Q1 और Q2 के बीच का जो सेपरेशन है उसको मान लिया डेल्टा R। क्या मान लिया बेटा? डेल्टा R वेक्टर मान लिया। अब देखो प्यारे बच्चों, इस Q2 पे जो फोर्स लगेगा Q1 की वजह से लगेगा, इसको कह सकता हूँ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इस Q1 पे जो फोर्स लगेगा वो Q2 की वजह से लगेगा, इसको मैं कह सकता हूँ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब देखो बेटा, इस ट्रायंगल को मैं बाहर निकाल लूँ। जो ट्रायंगल हमारा कुछ इस तरीके का ट्रायंगल है, जो R1 वेक्टर है, जो डेल्टा R वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है। 11th क्लास में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सिखाया जाता है। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड, बेटा किसी ट्रायंगल की दो साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हैं टेकन इन सेम ऑर्डर, तो उस ट्रायंगल की जो तीसरी साइड होगी टेकन इन अपोजिट ऑर्डर गिव द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर। बेटा R1 वेक्टर डेल्टा R वेक्टर किसी ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों सेम ऑर्डर में है। R2 वेक्टर इस ट्रायंगल की तीसरी साइड है और अपोजिट ऑर्डर में है, तो R1 वेक्टर प्लस डेल्टा R वेक्टर का जो सम है वो R2 वेक्टर के बराबर होगा कि नहीं होगा, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या लिख सकता हूँ? अरे मैं लिख सकता हूँ R1 वेक्टर प्लस डेल्टा R वेक्टर, अरे किसके बराबर होगा? R2 वेक्टर के बराबर होगा। तो यहां से डेल्टा R वेक्टर किसके बराबर आ गया? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के बराबर आ गया। तो प्यारे बच्चों, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 को क्या लिखेंगे? अरे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 को हम लिखेंगे KQ1 Q2 अपॉन डेल्टा R का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम प्यारे बच्चों? डायरेक्शन निकालने के लिए यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे हो गया बेटा हमारा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऊपर हो गया प्यारे बच्चों हमारा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का यूनिट वेक्टर। कोई प्रॉब्लम प्यारे बच्चों? जो नीचे स्क्वायर है। अब देखो बेटा, इस R2 माइनस R1 वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है इसको हम क्या लिखेंगे? R2 माइनस के R1 के यूनिट वेक्टर को हम लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1 वेक्टर।
जैसी मैंने वैल्यू पुट करी तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 क्या आ गया, के Q1 Q2 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और नीचे प्यारे बच्चों क्या आ गया, R2 माइनस R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का Q। कोई प्रॉब्लम? देखो यहाँ 2 1 है तो यहाँ भी 2 1 है, यहाँ भी 2 1 है। सिमिलरली फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 को क्या लिखोगे बताओ, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 को हम लिख सकते हैं के Q1 Q2 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और नीचे क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का Q। तो सारे बच्चों को बेटा कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना आया। जहाँ जिन बच्चों को समस्या आए मुझे आप कमेंट करके बताएं नीचे, समस्या का समाधान होगा ही होगा बेटा। अरे फिजिक्स का मतलब होता है समझिफिकेशन, नॉट अ रट्टाफिकेशन। सारे बच्चे छाप लें। अब कौन सा फिकेशन करना है आपको, छापिफिकेशन। छापें इसको पहले, उसके बाद हम आगे चलेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों हम लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ देखेंगे। क्या देखेंगे? इसके बाद हम लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ देखेंगे। इस पूरे लेक्चर में हम कूलम्ब्स लॉ को खत्म करने की कोशिश करेंगे, और अगले लेक्चर में बेटा हम कूलम्ब्स लॉ के अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे। बेटा हमारी जो वीडियो है ये 12th CBSE ICSE बोर्ड के लिए, जेईई मेंस एग्जाम के लिए और नीट के एग्जाम के लिए है। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो बेटा सबसे पहले तो हमने सीखा जो कूलम्ब्स लॉ होता है इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेज। बेटा कूलम्ब्स लॉ किसके लिए वैलिड होता है, जो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, अरे मैं लिख सकता हूं इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज ओनली। इसका मतलब ये एक्सटेंडेड चार्ज के लिए वैलिड नहीं है बेटा। हम लिख सकते हैं नॉट वैलिड फॉर एक्सटेंडेड चार्ज। बेटा जो कूलम्ब्स लॉ होता है ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है प्यारे बच्चों, ये कभी भी एक्सटेंडेड चार्ज के लिए वैलिड नहीं होगा। दूसरी लिमिटेशन क्या है बेटा, जो कूलम्ब्स लॉ है इट इज वैलिड फॉर स्टेशनरी चार्ज। बेटा ये किसके लिए वैलिड है, ये स्टेशनरी चार्ज के लिए वैलिड होता है। तो मैं लिख सकता हूं इट इज वैलिड फॉर स्टेशनरी चार्ज। प्यारे बच्चों हमने क्या सीखा, जो कूलम्ब्स लॉ है स्टेशनरी चार्ज के लिए वैलिड होता है। बेटा अगर हमारे पास दो चार्ज Q1 Q2 अगर दोनों के दोनों चार्ज हमारे रेस्ट में हैं तो प्यारे बच्चों हमारा कूलम्ब्स लॉ वैलिड है। मान लो बेटा हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 Q2, दोनों के दोनों चार्ज हमारे किस में हैं, मोशन में हैं, तो जो कूलम्ब्स लॉ है हमारा वैलिड नहीं है। अगर प्यारे बच्चों ये Q1 और Q2 इन दोनों में से एक चार्ज रेस्ट में है और दूसरा हमारा मोशन में है तो ध्यान रखना कूलम्ब्स लॉ हमारा वैलिड होता है। तो बेटा हमने सीख लिया कि कूलम्ब्स लॉ एक तो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है, एक्सटेंडेड चार्ज के लिए वैलिड नहीं होता है, ये स्टेशनरी चार्ज के लिए वैलिड होता है। अगर दोनों के दोनों चार्ज रेस्ट में है तो कूलम्ब्स लॉ वैलिड है, दोनों के दोनों मोशन में है तो वैलिड नहीं है। अगर एक रेस्ट में है और दूसरा मोशन में है फिर भी हमारा कूलम्ब्स लॉ प्यारे बच्चों वैलिड है। कोई प्रॉब्लम यहां तक, छापें इसको। अब इसके बाद देखेंगे हम कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बाद क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, हम कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स।
आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी पढ़ा हमने, कूलम्ब्स फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स आपने 11th में पढ़ा होगा। बेटा आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला है वो Q1Q2/r² होता है। के कूलम्ब्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। 11th क्लास में ग्रेविटेशन चैप्टर में ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा जिसका फॉर्मूला Gm1m2/r² होता है। G बेटा हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब सबसे पहले बेटा हम इन दोनों को कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो दोनों में सिमिलरिटी देखेंगे, उसके बाद डिससिमिलरिटी देखेंगे। तो अब हम क्या देख रहे हैं? सिमिलरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो प्यारे बच्चों दोनों के दोनों फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ भी फोर्स हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है और यहाँ भी फोर्स हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ पहली सिमिलरिटी, बोथ फोर्सेज फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों के दोनों फोर्स हमारे इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे हैं। बेटा इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करने का मतलब फोर्स हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं r² पे। तो बेटा दोनों केस में फोर्स हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं r² पे। तो हम कह सकते हैं दोनों के दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं? अरे दोनों के दोनों फोर्स हमारे इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे हैं। प्यारे बच्चों दोनों के दोनों फोर्स हमारे कैसे फोर्स होते हैं? सेंट्रल फोर्स होते हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि बोथ फोर्सेज आर सेंट्रल फोर्स। बेटा दोनों के दोनों फोर्स कैसे हैं? सेंट्रल फोर्स हैं। अरे मैंने 11th में ये भी सिखाया था आपको, जो फोर्स सेंट्रल होते हैं वो कंजर्वेटिव होते ही होते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा? अरे मैं लिखूंगा कि बोथ फोर्सेज आर कंजर्वेटिव फोर्स। दोनों के दोनों कैसे फोर्स हैं बेटा? दोनों के दोनों हमारे कंजर्वेटिव फोर्स हैं। बेटा दोनों के दोनों जो फोर्स हैं वो पॉइंट चार्ज या पॉइंट मास के लिए ही वैलिड है। मतलब ये वाला जो फोर्स है ये पॉइंट चार्ज के लिए और ये वाला जो फोर्स है ये पॉइंट मास के लिए वैलिड होता है। दोनों के दोनों फोर्स एक्सपेरिमेंटल भी होते हैं। बेटा फोर्थ सिमिलरिटी क्या लिख सकता हूँ? बोथ फोर्सेज आर वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेज या मासेज। कितनी बात समझ में आती है आपको? कोई प्रॉब्लम? बेटा सिंपल सी बात सिखाई है मैंने, नोट करें। एक बार रिपीट करता हूं मैं सारी बातों को। सबसे पहले सिमिलरिटी, दोनों के दोनों फोर्स बेटा हमारे इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे हैं। दोनों के दोनों सेंट्रल फोर्स हैं। दोनों के दोनों कंजर्वेटिव फोर्स हैं। दोनों के दोनों पॉइंट चार्ज और या पॉइंट मास के लिए वैलिड होते हैं। इसके बाद हम क्या देखेंगे? डिससिमिलरिटीज देखेंगे। छाप लिया? अरे छापने वालों ने छाप लिया। आलसी बच्चे क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट लेंगे और बाकी बच्चे प्रॉपरली नोट्स बनाएंगे। अब हम क्या सीखेंगे? अब हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या डिससिमिलरिटीज हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं डिससिमिलरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबसे पहले बेटा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है हमारा अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा। बेटा हमें पता है सेम नेचर के चार्ज होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपोजिट नेचर के चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन मास के केस में तो बेटा मास तो हमेशा पॉजिटिव होता है और एक मास दूसरे मास को हमेशा क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो मेरे प्यारे से बच्चों मैं क्या कहूंगा? अरे मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसा रहेगा? अट्रैक्टिव रहेगा। तो बेटा मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is attractive
एज वेल एज रिपल्सिव, एज वेल एज रिपल्सिव, while gravitational force is always attractive। तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसा रहेगा प्यारे बच्चों, ऑलवेज अट्रैक्टिव रहेगा, क्योंकि मास एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट ही कर सकता है। तो पहली जो डिसिमिलरिटी है वो समझ में आती है बेटा। दूसरी डिसिमिलरिटी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है प्यारे बच्चों, ये हमारा मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। बेटा कूलम्ब्स लॉ में ये भी बताना है मुझे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा या जो कूलम्ब्स फोर्स है हमारा वो मीडियम पे डिपेंड करता है। जो के था हमारा कूलम्ब्स कांस्टेंट निकल के आया था के, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के निकल के आया था वो डिपेंड्स ऑन मीडियम। इसको भी उस नोट में लिख लेना आप। बेटा क्या लिखोगे, वहां जो नोट करके लिखवाया था मैंने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड करेगा, ध्यान रखना इस बात का। तो बेटा मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम वाइल 11th में सिखाया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इंडिपेंडेंट ऑन मीडियम, इंडिपेंडेंट ऑन मीडियम। कोई प्रॉब्लम प्यारे बच्चों। तीसरी डिसिमिलरिटी हमारी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एक शॉर्ट रेंज फोर्स होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स प्यारे बच्चों एक लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। या मैं ऐसे कह सकता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीक फोर्स होता है। तो तीसरी डिसिमिलरिटी क्या है हमारी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्ग फोर्स while ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीक फोर्स। तो बेटा मैंने 3-4 सिमिलरिटी और 3-4 डिसिमिलरिटी आपको सिखाई। डिसिमिलरिटी एक बार रिपीट करता हूं मैंने क्या सिखाया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा अट्रैक्टिव होता है। अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसको आप कूलम्ब्स लॉ में जो नोट डलवा के लिखवाया था उसमें भी लिख लेना। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है प्यारे बच्चों जी कभी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। बेटा ये जो जी होता है इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ये इंडिपेंडेंट होता है मीडियम पे, ये पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहता है। लेकिन ये जो के है बेटा, ये के हमारा डिपेंड्स ऑन मीडियम। ये क्या करता है हमारा, ये डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। तीसरी डिसिमिलरिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स एक हमारा वीक फोर्स होता है। छाप लें।